जी पार्ट 2 स्टार्ट हुआ चाहता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, सीट बेल्ट बांध लें। नोट नंबर 5 बनने लगा है। नाम है इसका पूरे वाला आपने लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें ग्रॉस ये नहीं लिखना आपने, बल्कि पूरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखना है आपने। देखो फिर नोट आ गया, नोट नहीं जान छड़ता ताड़ी। तकरीबन हम कोई 55 लेक्चर के आसपास फिर रहे होंगे, नोट फिर रहा होगा साथ, लेकिन तब तक हम तकरीबन 35 से 40% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। यानी और टॉपिक्स आने हैं, वो अलग से भी टेस्ट होते हैं, वो इसके साथ मिक्स भी होते हैं ना, तो ये साथ साथ चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। IS 16 तो मैंने आपको कहा था ना, आलू है आलू, ठीक है। इसने नहीं जान छोड़नी आपकी, 2 टॉपिक में बचत होनी है आपकी, 1-2 टॉपिक्स के अंदर जाके बचत होनी है, वरना इससे नहीं जान छूटनी। तो ये की हुई मेहनत आपकी, यकीन माने आप बस खुशी होते रहेंगे जब जब आप एडजस्टमेंट देखा करेंगे। ओपनिंग, अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद एडिशन आता है। अब मेरे ख्याल में बाकी जब नहीं है तो मैं नहीं लिखता, पर्चे में रीवैल्यूएशन आ जाए तो लिख लेना। उसके लिए क्या होगा, ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन 2 कॉलम्स ऐड होने हैं ना, बाद में कर लेंगे, करने में तो फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा। एडिशन आता है, डिस्पोजल आता है, मैं वो भी नहीं लिख रहा, मेरे सवाल में है कोई। और क्लोजिंग पूरा बनाना है फॉर्मेट, तो कोई मसला नहीं, कहते हो तो बना देता हूँ, चलेगा काम। उसके बाद वैसे भी यहाँ पर हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से नीचे ले जाऊँगा इसको कॉपी करके, और आप कहेंगे तो मैं फॉर्मेट पूरा कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा दिल है कि ज़रा हम इसको प्योरली ज़रा सीख लें, ठीक है। ओके, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग। कोई डिस्पोजल नहीं है, मैंने इसको नहीं लिखा, कोई मसला। अच्छा, अब नोट बनने लगा है जी 31 दिसंबर 2021 का, ऐसे ही है, बोलो। तो 31 दिसंबर 21 के लिए ओपनिंग 1 जनवरी 21 पर पड़ा होगा, तो 1 जनवरी 21 पे तो कभी भी गलती नहीं करते हम इसको निकालने की। एक असूल बना लिया ना, अब ये नहीं सर सिर्फ रीवैल्यूएशन होगी तो ये काम करेंगे, भाई एक असूल एक बार बनाते हैं यार, बस उसको अप्लाई कर लेते हैं हर दफा, ठीक है ना, बार बार हम नहीं कर सकते अप्लाई। ओके, और ठीक है ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले जी। तो 31 दिसंबर 21 के नोट में 1 जनवरी 21 पर ओपनिंग चाहिए, हम एक कदम पीछे आएंगे और 31 दिसंबर 20 पर क्लोजिंग निकालेंगे। ये एसेट कभी रिवैल्यू हुआ है? रिवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं सवाल में अभी तक तो, ठीक है। इसका मतलब एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी कितनी, 200, तो 31 दिसंबर 20 पर जो 200 की क्लोजिंग कॉस्ट है वो 1 जनवरी 21 पर ओपनिंग कॉस्ट बन जाएगी। फिर अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो 31 दिसंबर 20 पर इस एसेट की 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक की डेप्शन पड़ी होगी, जो कि कितने साल की है, 1 साल की, और कितनी है 40। तो 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग 40, 1 जनवरी 21 का, और कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, आसान बात चल रही है, उल्टा आसानियां शुरू हो गई, हर मुश्किल के बाद आसानी है, वो वाली बात है, ठीक है। अब कोई एडिशन है, ये एडिशन मैंने बरकत के लिए लिखा है, वरना जरूरत इसकी भी नहीं थी, एडिशन सिर्फ पिछले साल में आना था, लेकिन चलो मैंने कहा जरा इस नोट की शक्ल तो जरा नोट जैसी लगे। ये जनाब हमारा डिब्बा, और ये इसमें केक, और हमारा दोस्त लाखों में एक। हाँ, डिब्बा ही टेढ़ा हो जाना है सर, इंज ना कहो। अच्छा, अब इस साल में कोई एडिशन नहीं हुआ तो हमारा एसेट क्लोजिंग 200 का ही नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस साल ये एसेट डेप्रिशिएट तो हुआ, एंट्री देखनी तो एंट्री देख लो। 31 दिसंबर 21 में पहले एसेट क्या हुआ है, डेप्रिशिएट, तो 40 की एंट्री आई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो वो यहाँ पे आया करता था ना एक्विडेशन क्रेडिट वाला, ये कितने पे आ गया, 80 पे। अब पुराने ज़माने की बात है कि यहाँ पर बुक वैल्यू आ जाया करती थी 120, लेकिन 31 दिसंबर 21 पे सब जाग जाएं, वरना दही बन जानी है, जाग लग जानी है जी। हमने क्या किया, हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से एसेट को गुजारा, और जो हमें पता लगा वो बहुत ही भयानक था। क्या पता लगा, हमारा एसेट इम्पेयर हो गया, तो हमने एक नया सेक्शन ऐड किया, उसका नाम रखा हमने एक्यूमुलेटेड। जब ये डेप्रिसिएशन जैसा ही है तो फिर डेप्रिसिएशन जैसा तो फिर ऐसा ही आएगा ना, सेम टू सेम आ गया, ऐसा ही है। ये देखो, ओपनिंग
बस डेप्शन नहीं, नाम उसका क्या है, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट तो अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और नीचे भी डेप्शन की बजाय इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, अब मुझे बताओ ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग मुझे 1 जनवरी 21 का ओपनिंग, यानी 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग। क्या 31 दिसंबर 20 पे हमारा ये एसेट इंपेयर हो चुका था? इसका मतलब पिछले साल में कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं था, तो क्लोजिंग नहीं था तो ओपनिंग भी नहीं। लेकिन इस साल के एंड पे ये हो गया, जिसका आपको डर था वो हो गया, ये एंट्री आ गई। अब इसकी एंट्री बनी इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट, और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इधर, यानी एसेट के अंदर होने वाली कमी एसेट के अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते थे, हमने अलग से अकाउंट के अंदर रखी होती है, तो अलग लेजर ही बन गया ना भाई। ठीक है, अलग लेजर, किसने पूछा था अलग लेजर? बन गया। ओके जी, एंट्री अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट दोनों। अब क्लोजिंग कितना आ गया? अब हमारा एसेट किस बुक वैल्यू पे पड़ा होगा? ये देखो 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 सारे 200 माइनस 80 या तुस्सी जो भी है, माइनस 12 इज इक्वल टू 100। हाँ जी, जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग पर इंपेयरमेंट लॉस आया, हमने उसकी एंट्री पास की, तो उसकी एंट्री पास होने पर हमारा एसेट राइट डाउन होकर आ गया रिकवरेबल अमाउंट पे। गॉट इट? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? तो फिर डालते हैं कोई परेशानी। अब ये हो गया। आपने नोट नहीं बनाना, आपने मुझे अगले साल की एंट्रीज करके देनी है, जल्दी करें। डेप्रिसिएशन निकालनी पड़नी है आपको, सोच समझ के निकालना, नई चीज़ है। अलग से कहीं रफ जगह पे कर लो अगर डर है कि हमारे नोट्स खराब होंगे तो। क्या हुआ, रजिस्टर अभी तो खोला ही नहीं था? भाई इसमें अगर डिस्पोजल आ जाए तो क्या होगा? यहाँ डिस्पोजल की रो ऐड हो जाएगी, यहाँ डेप्शन ऑफ डिस्पोजल की रो ऐड हो जाएगी, बस इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर रीवैल्यूएशन आ जाएगी तो यहाँ ट्रांसफ़र और रीवैल्यूएशन, और यहाँ ट्रांसफ़र की, तो इसलिए फॉर्मेट मैंने वो फुल वाला नहीं बनाया, टेस्ट में फुल वाला आ सकता है, फिर कर लेना मैनेज। क्वेश्चन किधर था? ओहो मैंने बताया नहीं, सॉरी, ये पेज 327 पे था क्वेश्चन। चलें अब क्या हो सकता है, ये लें, पेज 327 था असल में, माजरत मेरा क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन को आप बच्चों की पहुंच से मैंने दूर रखा था, अब बता दिया। डेप्शन एक्सपेंस सिर्फ निकालना है, कैलकुलेटर पे निकाल लो। हाँ हाँ, और क्या, एंट्रीज उसी की होनी है, मुझे डेप्शन एक्सपेंस निकाल दो आप। रिक्वायरमेंट में पढ़ा हुआ है ये, छोड़ो छोड़ो रिक्वायरमेंट, मैंने कहा पढ़ो, मैंने कहा रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट में बता रहा हूं ना, जनरल एंट्रीज तो नहीं गई थी, फिर माँ कर लिया ना। हाँ जी, लो भाई, एसेट 120 पे नहीं रहा बल्कि 108 पे आ गया है। यहां से तो नहीं पता लग रहा था, लेकिन आप नोट को आप देख रहे हैं, ये देखें आपका एसेट अब क्या शो कर रहा है, 108 की बुक वैल्यू। अब मुझे बताओ, ये तो कोई मिलती जुलती बात नहीं हो गई, 2 बार हम कर चुके हैं इस तरह का मामला। एक बार चेंज इन एस्टीमेट आया था, तो हमने कहा था पुरानी कॉस्ट, पुरानी लाइफ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था, जिस दिन एस्टीमेट चेंज आया है उस दिन बुक वैल्यू निकालो, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो, और उस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पर डेप्सिट करो। फिर एक बार हमारे सामने एक मामला आया रीवैल्यूएशन वाला, तो हमने कहा चूंकि एसेट की वैल्यू अब बदल गई है, ठीक है, तो अब वो पुरानी कॉस्ट तो नहीं चलेगी, तो रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ो और रिमेनिंग लाइफ निकालो, और रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्सिट करो। आज भी वैसा ही मामला हो रहा है, और ये तीसरा और आखिरी मामला है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, एसेट 108 पे आ गया है। अगर आप वही पुराने हिसाब से करते रहे डेप्रिशिएट, तो 40 40 40 करके 3 साल में 120 डेप्रिशिएट हो जाएगा, एसेट तो पड़ा ही 108 का है। इसका मतलब वही वाला मसला फिर आ गया, अब वो पुरानी वाली कॉस्ट या पुरानी वाली इवन बुक वैल्यू भी नहीं रही है, बल्कि अब हमारे पास एसेट की एक रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई है। आफ्टर चार्जिंग इंपेयरमेंट लॉस हमारा एसेट राइट डाउन हो गया है रिकवरेबल अमाउंट पे। तो 108 क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, या उसको
और अच्छे अल्फाज में बयान करें उसका नाम तो वो है रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ठीक है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू को पकड़ेंगे और रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करेंगे। हमजा की बस ने वक्त ही डाल दिया, सारा लेक्चर ही आज गुजर गया है जी। तुम यूटोंग डालते हैं जी। अच्छा भला हमजा का काम चल रहा था भाई, बात समझ आई है। तो अगला यहां पे खड़े होकर अब 120 वाली बुक वैल्यू रेलेवेंट नहीं रही है, बल्कि रिवाइज्ड बुक वैल्यू मिल गई है हमें। वो कितनी है? 108। ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे? रिमेनिंग लाइफ, वो भी इसी दिन जिस दिन रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकली है ना, यानी इंपेयरमेंट लॉस आया है, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे और 108 को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट कर देंगे। क्योंकि अगर पुरानी कॉस्ट पे चले या पुरानी बुक वैल्यू पे इवन चले, काम नहीं चलना। ओके, तो फिर 2000 ये एंट्री नहीं मांगी हुई थी, लेकिन चलो पहली एंट्री कोई नहीं खरीदने की, लेकिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए हमने अब क्या करना है ये देखो। यहां पे तो अब जगह नहीं बची, इस तरह का फॉर्मूला मैं लिखूं, इधर लिख देता हूं। 108 रिवाइज्ड बुक वैल्यू है डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, जो कितनी है? 3। तो आंसर क्या आता है? कितना? अब ये 36 करके डेप्रिसिएट होता जाएगा और लाइफ के एंड पे ये डेप्रिसिएट होकर खत्म। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला क्या होगा, अगर एसेट इंपेयर होकर नीचे गया है, राइट डाउन किया हमने उसको, रिवाइज्ड बुक वैल्यू बनी है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला बनेगा रिवाइज्ड बुक वैल्यू। रिवाइज्ड बुक वैल्यू किसी को बताना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये बेसिकली क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट ही होती है। क्या मतलब? यानी एसेट बुक वैल्यू पे नहीं छोड़ा, नई बुक वैल्यू पे ले गए तभी रिवाइज ना। वो कब नहीं छोड़ा था हमने बुक वैल्यू पे? जब बुक वैल्यू ज्यादा थी, रिकवरेबल अमाउंट कम थी, तो उठाकर उसको कहां ले आए थे? रिकवरेबल। तो अंदर खाते की बात है, रिवाइज बुक वैल्यू का मतलब क्या है? रिकवरेबल अमाउंट ही है। ठीक है ना? तो रिवाइज बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे? ये तो उसूल है। एस्टिमेट चेंज हुआ था तो रिमेनिंग लाइफ उस दिन खड़े होकर निकाली थी, रीवैल्यूएशन हुई थी तो रिमेनिंग लाइफ उस दिन खड़े होकर निकाली थी। आज इंपेयरमेंट हुई है तो रिमेनिंग लाइफ इंपेयरमेंट के दिन खड़े होकर निकाली। ठीक है, और डन। अच्छा जी, फिर की करिए, उसको रेजल वैल्यू कह दें, उसको रेजल वैल्यू कह दें। भाई का सवाल है, मैंने वैसे सवाल पढ़ाया नहीं था, लेकिन चलो पहले ये बात कर लें। अब किसी और का सवाल अगर नहीं है तो जान दो एक बारी। की ख्याल है मियां साहब? अच्छा, फार्मूला नहीं लिख सक रहा मैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, आफ्टर द एसेट इज इंपेयर्ड, तो क्या होगी? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 36। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 36। अगले साल भी ये 36 ही होगा, और इंपेयरमेंट लॉस भी 12 का फिर आ जाएगा। कोई इंडिकेशन नहीं है तो कोई इंपेयरमेंट नहीं है। गॉट इट? चलो अच्छा जी, यहां तक कोई मसला नहीं है तो यहां नोट भी पूरा करें। भाई के सवाल की तरफ बाद में आते हैं ताकि ये तरफ पक्का हो जाए। ठीक है, अब भाई चलें आगे। अब 31 दिसंबर 22 का बेसिकली मैंने नोट मांगना था आपसे, चलें 21 का भी साथ बन गया, कंपैरेटिव होता है ना। तो 31 दिसंबर 22, पता नहीं रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हो, रिक्वायरमेंट तो पता नहीं कहाँ गई, हम तो बस कर ही जा रहे हैं, सवाल कर ही जा रहे हैं जी बच्चों। 31 दिसंबर 22 के नोट में अब तो आसानी है, क्लोजिंग ने ओपनिंग बनना है 1 मिनट में 200 आ गया, फिर 80 तुस्सी हो गया, फिर 12 ओपनिंग बन गया। ओपनिंग तो आएगा ना, एसेट की वैल्यू में कमी अलग करके रखी हुई है ना। ठीक है जी, 108 क्या? 108 तो बुक वैल्यू थी बेटा, ओपनिंग बुक वैल्यू बन जाएगी ना क्लोजिंग बुक वैल्यू। 108 ने कहां जाना है? कहीं नहीं जाना। अब कोई एडिशन हुआ? डेप्रिसिएशन क्लोजिंग 100, कोई इंपेयरमेंट दोबारा हुई तो ये अभी भी कितने पे है? ये सारी जिंदगी 12 यहीं पर ही रहेगा ना, ये अलग से जो रखा हुआ एसेट की वैल्यू में कमी को। ठीक है, अब ये मैं ज़रा डिब्बे बनाऊं, कोशिश करके ज़रा बना लूं। हैं जी, क्या ख्याल है? डिब्बे में डिब्बा ना, आपके दोस्त की बात आ गई ना,
मेरे दोस्त की बात होगी, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, आपका दोस्त भी लाखों में एक, और मेरा दोस्त या अल्लाह खैर लाखों में एक। वो पूरी बात असल में ना की थी। अब 200 कॉस्ट ही रहती है भाई, इंपेयर होने से कॉस्ट नहीं बदल जाती, ठीक है। 200 की कॉस्ट है माइनस आज तक 116 की डेप्शन और आज तक 12 की इंपेयरमेंट चार्ज होने के बाद ये एसिड कितने पे नजर आ रहा है? 80, 72। पता नहीं भाई ने 80 कैसे निकाला, कमाल किया। हाँ जी, की ख्याल है, समझ आई? अभी भी मेरा दिल है कि थोड़ी सी देर बाद वो भाई वाले सवाल की तरफ जाए, ठीक है ना, ये समझे। वो असल में ना बिल्कुल हट के बात है, वो बेसिक्स पहले 2-3 लेक्चर्स में बात की थी, वो आप भूल गए जब डिस्पोजल शुरू हुआ था। कोई मसला नहीं, मैं दोबारा करता हूं, लेकिन फिलहाल हाँ जी, को मसला। अच्छा, अब एक और तरीका भी है इसको प्रेजेंट करने का, आप उम्मीद है उसी को पसंद करेंगे, ठीक है। आपकी खिदमत में पेश करता हूं मैं, वो क्या तरीका है। इसको जरा साइड पे ले जाए। अच्छा जी, एक और तरीका भी है जी इसको प्रेजेंट करने का, वो ये है कि आप अलग से सेक्शन ना बनाएं, इससे टाइम भी बचेगा, जगह भी अच्छी मैनेज हो जाती है। अगर आप समझें तो आप कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। क्या करेंगे आप, देखिए मैं आपको कॉपी पेस्ट करके समझा रहा हूं ताकि आपको पता हो कोई नया काम नहीं हो रहा, ठीक है। जस्ट प्रेजेंटेशन के इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। आप इसी को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप ब्लू कर दें जी। कैसे करेंगे आप, ये और है, ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप प्रेजेंटेशन जोन सी वाली मर्जी यूज कर लें, ठीक है। ब्लैक और ब्लू, इट्स अप टू यू। शेर बन गया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या करें आप, यहां पे आप यूं लिख लें, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के साथ स्लैश डाल के इंपेयरमेंट, जहां पे लिखा नहीं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बोलो, वहां पे स्लैश डाल के आप लिखें इंपेयरमेंट, तो ये बन जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन स्लैश इंपेयरमेंट, ठीक है। और फर्क बता रहा हूं ना, ये रेड कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब ये काम आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी इंपेयरमेंट की भी, तो थोड़ी सी जगह यहां पे आप छोड़ दें। ये जाहिर सी बात है, पढ़ते हुए आपको सवाल, जाहिर है आपको हमेशा से कहा है कि आपने क्या किया करना है, सवाल को 2 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है ना। तो सवाल को जब आपने 2 दफ़ा पढ़ना है तो आपको पता तो लग जाना है कि जी इंपेयरमेंट तो है। जब इंपेयरमेंट है तो आपने यहीं पर जगह बना ली, एक लाइन सिर्फ छोड़नी है, डेप्रिसिएशन के नीचे एक लाइन छोड़ दें और वहाँ पे क्या लिख दें साथ, वहाँ पे इसके नीचे लिखें इंपेयरमेंट, बाकी सब वैसे ही चलने दें, ठीक है। बाकी सब का सब वैसे ही चल रहा है, बस ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। लेकिन जब आपने ये काम कर लिया है ना जी, तो फिर आपका नीचे वाला सेक्शन पूरे का पूरा अवॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो आएगा ही नहीं। यानी कि ये क्लोजिंग तो आना ही है ना। ये देखें, अब उन्होंने कहा ठहर जाओ, वेयर इज यू, यू इज हेयर, ओके जी। तो मैं ये कहने ही लगा था कि ये सारा सेक्शन यूं उड़ जाएगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। और होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट आई थी 12 रुपये, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये क्लोजिंग जो है ये कितना बन जाएगा, बोलो, 92 बन जाएगा। और यहाँ पर बुक वैल्यू कंबाइंड आ जाएगी, बुक वैल्यू तो वही आनी है ना, बोलो कितनी, 200 माइनस 92 करो, वही 108 आया। क्या ख्याल है? अच्छा, अब ये जब 92 क्लोजिंग बना है तो यही 92 ओपनिंग बन जाएगा, यानी इसके अंदर अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी छुपी हुई है और इंपेयरमेंट भी। अलग रख लो, आप कह सकते हो जी बाद में अगर रीवैल्यूएशन करनी पड़े तो हमें परेशानी होगी, ठीक है। तो बहरहाल ऑप्शन तो है। इस साल कोई इंपेयरमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो ये खाली है। आंसर क्या बन गया, 128।
और बुक वैल्यू 72 जी, वही आ गया आंसर। तो ये क्या है, बुक वैल्यू, क्या है, बुक वैल्यू। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें जैसे मर्जी करें, आपको इख्तियार दिया मैंने। पसंद वैसे क्या आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी अगर सवाल पढ़ते हुए आपको पढ़ते पता तो लग ही जाता है, कहीं सवाल में जिक्र आ जाए इम्पेयरमेंट का या रिकवरेबल अमाउंट दे दे किसी चीज़ की, ये काफ़ी निशानी है। सवाल में सिर्फ लिख देना रिकवरेबल अमाउंट इतनी है तो समझ जाओ रिकवरेबल अमाउंट निकालना खाला जी का घर नहीं है। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट उसने निकाल के दी है तो मतलब वो 4 है, कंपेयर करो बुक वैल्यू से, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो। ये बात समझे हो, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, आज की सबसे अहम बात। पर्चे के अंदर पास पेपर में जब जाएंगे तो पर्चे के अंदर क्या करता है वो, ये सारी कहानी की बजाय सिर्फ यूं लिख देगा कि जी एक एसेट है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट इस दिन इतनी है। तो रिकवरेबल अमाउंट काफी निशानी है आपके लिए पर्चे की हद तक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है रिकवरेबल अमाउंट कितनी मुश्किल से निकाली आपने। पहले रिकवरेबल कॉस्ट सेल ढूंढते हैं, प्रैक्टिकली भी कितना मुश्किल है। फिर वैल्यू एंड यूज निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लो देते हैं, उनको डिस्काउंट करते हैं, फिर हायर पकड़ते हैं। तो अगर ये सवाल में दे दे रिकवरेबल अमाउंट तो इसका मतलब यही होता है कि वो चाह रहा है आप इस रिकवरेबल अमाउंट को इस बुक वैल्यू से कंपेयर करके इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारें, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, सवाल में ऐसी कोई चीज नजर आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने डेप्रिसिएशन के नीचे एक इजाफी लाइन छोड़ देनी है, बाकी आपका नोट वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी चीजें उसी तरह से। और अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो वो पसंद कर लें, वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा हो जाता है नोट का फॉर्मेट, ठीक है। पिक्टोरियल ले लें। वन बाय वन सारी तस्वीरें लेना चाह रहे हैं जो बच्चे, उनकी खिदमत में अर्ज़ ये करूँगा कि ज़रा सब्र करें, मैं थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ इसको कोशिश करके। अगर तस्वीर में अभी भी बेहतरी है तो ये खींच सकते हैं आप, मैं हट जाता हूँ। छेती करो फोटोग्राफर हो, I-16 शुरू करें, बस करें आप, इसकी बहुत हो गया, थक गए, है ना। हंस रहे हो, हम थक के टॉपिक चेंज करते हैं, किताब नहीं बंद करते। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आप घर पे बैठे थक गए पढ़ते हुए, कोई बात नहीं है, बी लॉ ओपन कर लें, कोई बात नहीं है। आप बी लॉ पास है तो आप टैक्स ओपन कर लें, वो भी पास है तो जो और सब्जेक्ट है ओपन कर लें, इंशाल्लाह आप फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि आपने जो टाइम मखसूस किया पढ़ने के लिए उसमें हर चीज़ से दूर होकर आप सिर्फ पढ़ें। 1.5 घंटा फी पर्चा है तो 2 पर्चों के लिए 3 पर्चों के लिए 4.5 घंटे, 4.5-5 घंटे रोज़ घर पे पढ़ लें, उसके अलावा जो मर्जी करें, खेलें कूदें फिरे टुरे, लेकिन जो पढ़े वो फिर ऐसे पढ़ें कि मोबाइल का पता ही ना हो कहाँ पे है, और ऐसे बस खूब के होमवर्क करें। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। ऑनलाइन वालों खुसूसी तौर पर आपको भी कह रहा हूँ ये। अच्छा जी, एक तस्वीर ये भी बना लें, फिर मैं तो कहता हूँ अब मैं नहीं उठ के जा रहा, गुजारा कर लो, बस यहाँ तक ही है, मैं तो इधर हूँ। स्मार्ट सा तो मैं हूँ, छुप गया हूँगा। ठीक है, सही है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में काफ़ी है, बाकी फिर अब जितनी बात इस पर करें ना वो अब बदअज़मी करेगी। अगला सवाल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, इतना को कॉपी पेस्ट है, इतना को कॉपी पेस्ट है कि आपको क्या बताऊँ। ठीक है, पढ़ाता हूँ, होमवर्क में आपने करना है, ठीक है। लेकिन पहले इस सवाल को तो पूरा पढ़ लें, भाई का एक सवाल है वो भी आंसर कर लें, बस ये बात 2-4-5 मिनट दे दो इसके ऊपर, जाते हैं फिर I-16 पे वापस, ठीक है। बहुत हो गई इम्पेयरमेंट की बात। लो जी बच्चों, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन 31 दिसंबर 21। अगर सिर्फ ये मांगे तो सिर्फ इतनी सी वर्किंग आपकी रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी कर दिया, ये ए रिक्वायरमेंट। अगर सिर्फ इतनी सी बात पर्चे में हो तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। फिर कहता है प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपी ऑन 31 दिसंबर 21। लो जी, हमने 21 तो क्या 22 भी बना डाला, इजाफी काम किया, जरा बस चलते जा रहे थे तो करता जा रहा था मैं, समझ आ रही थी आप। डेबिशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 22 निकालो,
अच्छा, तो वो 22 निकाल के हमने नोट भी बना लिया है, इजाफी काम ये किया था, ठीक है ना। और जर्नल एंट्रीज भी करो, 20 और 21 और 22। ओए ये तो रिक्वायर्ड था, शुक्र है कर लिया। ये रिक्वायरमेंट डी है, ओके, ये रिक्वायरमेंट सी है इजाफे के साथ, ओके। रिक्वायरमेंट बी यहीं पे कहीं पे निकल गई थी, ये रिक्वायरमेंट बी मैंने कैलकुलेट कर ली थी, और ठीक है ना, सही है। रिक्वायरमेंट ए भी कर लो, ये बिखरा पड़ा, असल में मैं जैसे समझाता गया मैं वैसे करता गया, ठीक है। असल मकसद तो ये था, बाकी पर्चे के लिए तो हम रिक्वायरमेंट को देख कर ही चलते, ओके। अच्छा, अब ज़रा सवाल में आए। भाई ने एक सवाल उठाया है, वो सवाल उन्होंने ये उठाया है कि ये 10 रुपये सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ गिवन है, आपने इसको क्यों इग्नोर किया वाइल कैलकुलेटिंग दिस 108/3। आपको इस 108 में से 10 माइनस करना चाहिए था, दिस वाज योर क्वेश्चन। तो फिर आपको 200 में से भी तो ये 10 माइनस करना चाहिए था। अच्छा, इंपेयरमेंट के बाद बताइए। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पे लाइफ के स्टार्ट में भी अगर यूजफुल लाइफ गिवन होता, ये बताया होता कि इसने लाइफ के एंड पे 10 रुपए का ही बिकना है, फिर ले लेते नहीं ना। यही बात आपको समझाई थी, और मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने यूं लिखा था, रेजिडुअल वैल्यू वर्सेस सेल प्रोसीड्स। ये बात मैंने की थी, लिखा नहीं भी था तो बात की थी। मैंने कहा था, याद आया कुछ? मैं अभी याद कराता हूं। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाया जाता है कि लाइफ के एंड पे इतने रुपए मिलेंगे। लाइफ के स्टार्ट पे ये पता लगा तो हमने ड्यूरिंग लाइफ इसको डेप्शन के लिए यूज कर लिया, ठीक है। जब लाइफ का एंड हुआ तो लेट्स से ये 100 रुपए था, सेल प्रोसीड 120 भी आ सकती है, 80 भी आ सकती है। सेल प्रोसीड तो एक्चुअल डिस्पोजल के वक्त कितने पैसे मिले वो है, बात समझ आ रही है। तो सेल प्रोसीड तो एक्चुअल डिस्पोजल के दिन पैसे मिलते हैं, उससे गेन लॉस निकलता है भाई, इसका कोई ताल्लुक डेप्रिसिएशन से नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए तो ये यूज होती है। अब उसने क्या कहा, लाइफ के एंड में इतने मिलेंगे, ठीक है। अब आप इसको अगर जबरदस्ती कह के रेजिडुअल वैल्यू कहें, मेरे ख्याल में सेल प्रोसीड का लफ्ज है, ठीक है, इसको आपने रेजिडुअल वैल्यू नहीं कहना। रेजिडुअल वैल्यू वही है जो लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर, कितने का स्टार्ट में खड़े होकर आपने अंदाजा लगाया होता तो वो रेजिडुअल वैल्यू हो सकती थी, उसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। दरमियान में कहीं भेज दें तो वो सेल प्रोसीड है, एंड पे बिकता नजर आ रहा है तो उसने बोला है ये बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए ये कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर इसको लेने का स्टैंडर्ड कहता है, ये वो है। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, वो होती तो लाइफ के स्टार्ट पे एस्टिमेटेड होता। ओके, गॉट इट। अच्छा जी, अब देखें जो अगला सवाल आप होमवर्क में कर रहे हैं जी, चेक करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इम्पेयरमेंट लॉस निकाले, ओ कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये वर्किंग करनी है, उसके बाद पीपीई का नोट बनाना है 17 और 18 दोनों का। डेप्शन एक्सपेंस साथ ही निकल आएगा वर्किंग के तौर पे, और जनरल एंट्रीज भी कर देनी तीनों साल की। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन। कॉस्ट है यकम 11 पे, यूजफुल लाइफ है, फेयर वैल्यू कॉस्ट है 31 दिसंबर 17 की। ओ यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 साल गुजर गए आपके इस एसेट को। और ये इसमें जरा अंग्रेजियां कम है, माजरत, ये क्लास में लिखवाया था, जैसे ये सवाल करवा के ना, ये सवाल करवा के बच्चों का था चलो होमवर्क में ये लिख लो, अगली बार किताब में डाल दिया। तो मैंने जो खुद बोला था तो वो बातें उस तरह से ज़बानी है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या यकम जनवरी 11 को ये खरीदा है, और फिर यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी, माजरत हर बार सोचता हूँ डालूंगा फिर भूल जाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी, ऑन 31 दिसंबर 17 अ कंपेटिटर केम, सो वी डिसाइडेड टू टेस्ट आवर एसेट फॉर इम्पेयरमेंट एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। जिसमें पहली ये होनी चाहिए थी फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज के लिए ये कैश फ्लोज नेक्स्ट 3 ईयर्स के स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 17। तो ये सवाल में थोड़ी सी कमी है, मैंने जबानी में मुंह दस देता है, ठीक है ना। चलो मैं लिख भी देता हूं, यहां पे एक लाइन होनी चाहिए थी, ऑन 31 दिसंबर 17 आ कंपेटिटर केम। क्योंकि कल आप आगे एतराज कर सकते हैं, सर ये कैसे पता लगा। ओ भाई मैंने खुद सवाल लिखवाया था बच्चों को, तो ऐसे ही लिखवाया था, मेरी सोच है ना सवाल में, तो मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। अ कंपेटिटर केम and we decided to test our asset for impairment. ओके डन, ये लाइन आ गई। अब उस लाइन के बाद ये फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल गिवन है ना यार,
रास्ता दो भाई। ये फेयर कॉस्ट सेल गिवन है और ये फ्यूचर कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट ईयर्स आर नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज, ठीक है। लेकिन ये अगले 3 साल में है स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 17, ठीक है ना। तो ये वो अंग्रेजी वाली लाइन मैंने अपनी तरफ से लिख दी, अब समझ आ रही है बात की, ठीक है। असल में इस एसेट की लाइफ 10 साल थी, 7 साल गुजर गए थे, रिमेनिंग 3 साल थे और 7वें साल के एंड पे आ गया कंपेटिटर, तो फिर क्या करें, एम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें, उसूल तो वही है, कर लोगे इंशाल्लाह। ओके, वैसे आप ये भी होमवर्क में कर सकते हो, तो होमवर्क के अंदर ये सवाल भी कर लेना। इसमें क्या है, इसमें 2 बसें हैं, डाटा इतना रेडीली अवेलेबल है कि बुक वैल्यू भी निकाल के दे रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट टू सेल को। वैल्यू इन यूज के लिए आपको वही कैश फ्लोज गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट फैक्टर है। अगर आपको क्यूएम याद नहीं होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह कल याद करवाऊंगा। ये सवाल होने लायक है, इस सवाल को आपने करना है। बाकी ये देखें आगे रिवैल्यूएशन मॉडल, ये फिर कल नहीं तो परसों देखेंगे जब दिल करेगा। फिलहाल आपको जो मैंने पढ़ा दिया वो तो आप कर लें। पास पेपर अभी मैं आपको दे नहीं रहा, हालांकि आप पास पेपर के किसी न किसी जगह हो गए, लेकिन अभी थोड़ा कल थ्योरेटिकल डिस्कशंस करके फिर मैं पास पेपर भी आपको होमवर्क में दूंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है। कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई मसला इस सारी कहानी में? आज ये पहली तस्वीर में कोई मसला किसी भी किस्म का तो पूछ लें। अब कोई मसला है 1, कोई मसला है 2, कोई मसला है 3। इस तस्वीर में कोई मसला है 1, कोई मसला है 2, हाइब्रिड वाले को जगाओ, कोई मसला है 3। ओके, ठीक है जी। चले, बाकी इंपेयरमेंट कल। आइए तशरीफ लाइए, बिस्मिल्लाह। यार क्या ये मुमकिन है कि एसेट कभी साल के दरमियान में रीवैल्यू हो जाए? चलो आज देखते हैं। साढ़े वाला काम होगा, ये छोड़ी हुई चीजें ऐसे ही रोज करते रहेंगे, क्या ख्याल है? अब जो नया नोट बनेगा ना फुल फ्लैज, उस दिन मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाने, मुझे याद करवाना है। जिस दिन भी नोट का सवाल, चाहे टेस्ट वाला मैं करवा रहा हूँ, चाहे कोई और मिक्सचर वाला सवाल आगे, नोट जिस दिन बनाने लगूँ ना, सवाल शुरू करूँ तो आपने पहले ही बता देना भाईजान, एंड पे 5 मिनट बचा लें अपने लिए, क्योंकि आपने डिस्क्लोजर यहाँ से दिखा के मैं पढ़ाने हैं, ये मैं बता रहा हूँ, भूलना नहीं है। भूले ना तुम लोगों की खैर नहीं है, ठीक है ना। मैं भी डिस्क्लोजर कभी नहीं पढ़ाऊंगा अगर तुम लोग भूले तो। वैसे 2-3 मौके आने आगे नोट बनना है, लेकिन जो पहला नोट अब बने, क्योंकि ये पेंडिंग पड़ा है इस थ्योरी के अंदर, डिस्क्लोजर्स वाली बात वो मैंने पढ़ानी है आपको, ओके। उसके साथ कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स वो उसी वक्त ही समझाऊंगा जब वहां पढ़ाने जाऊंगा, ओके, गॉट इट। ओए वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली कहानी भी रहती है अभी, चलो वो अब देखेंगे, कल करेंगे। अभी फिलहाल वो कहाँ है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, पेज नंबर एंड पे उनका एंड चाहिए मुझे। 1, 6, 7, पता नहीं कहाँ रह गया 1, 6, 7। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आंदे जाओ ते पढ़ते जाओ, 5 मिनट। लो जी, मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो गई। अरे यार फिर नोट, चलो कोई नहीं, करते हैं। थक तो नहीं गए? बस ये एक सवाल करके, थोड़ी सी थ्योरी करके इसकी, फिर बस, ठीक है। 1:25 पे आज पक्की छुट्टी, डन, ठीक है। 1:20 पे कोशिश करेंगे। और बताएं, आज आप लोग आए हैं इतनी मोहब्बत से, जो नहीं आया उनको पता लगे कि इन्होंने पढ़ा है, क्या ख्याल है? हाँ जी, पढ़ा तो हमने कल भी था, कल जो सवाल किया है, ओए होए होए, कमाल था। सवाल था नहीं, कमाल था। उसामा लिमिटेड परचेज अ पौधा फॉर 1000 मिलियन है ऑन यकम जनवरी 17। द पौधा हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। UL uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment and accounts for revaluation on net replacement value method। असल में ना इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड छोटा है, बल्कि हर स्टैंडर्ड ही पहले 2-3 दिन ऐसा चल सकता है कि घंटे 1.5 से ज़्यादा ना पढ़ा जाए, तो इसलिए IS 16 चलेगा, रोज़ चलेगा, हल्की आंच पे चलने दें इसको, ठीक है।
क्योंकि वो बोर करने लग गया था। अब क्या नई चीज़ है नहीं, नई चीज़ हो ना ज़रा मज़ा आता है। अब कितना इंजॉय किया आज आप लोगों ने, नया कॉन्सेप्ट सीखा। ओके, द डिटेल ऑफ रियल परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ वैल्यूअर ओ। वैसे ये 1 साल आगे ले जाना चाहिए था, लेकिन चलो छोटा सा सवाल बनाया। यकम जनवरी 17 को खरीदा और 3 महीने बाद ही रीवैल्यू कर लिया, तो मसला कोई नहीं, अपने उसूलों पे कायम रहें, वर्किंग में एक लाइन छोड़ें, रीवैल्यूड अमाउंट लिखें, सरप्लस लॉस निकल आएगा। फिर रीवैल्यूएशन के बाद की डेफिनेशन के लिए रीवैल्यूड अमाउंट पकड़े, रिमेनिंग लाइफ पकड़े, अल्लाह से खैर सल्ला। एंट्रीज में भी वही काम करना है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ बताना है कि आपको ये आता है, तो आपको पता नहीं है कि आपको ये आता, आपको ये पता है या आपको पता नहीं है, तो पता लगाते हैं। नोट एंड पे बनाएंगे, आपको पता ही है पहले तो वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो, बोर्ड बेचारा रो रहा है, चलते हैं बोर्ड की तरफ। वो तो ज़रा पता है ना आपको, IAS 36 में जब जब आप लोग मानोगे नहीं, मैं कहूँगा देखो मैंने बात बताई हुई है, इसलिए वहाँ पे था। वापस चलते हैं अपने बोर्ड पे जी। नोट बनाना है, लेकिन उससे पहले वर्किंग ज़रूरी है। तो यकम जनवरी 17 को एसेट खरीदा है, यकम अप्रैल 17 को ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है, बिका बुका कोई नहीं है, और 31 दिसंबर 17 का हमने नोट बनाना है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, चलो कर लेते हैं, और नोट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17, तो 16 का भी बना दें, 16 का भी बना दें। 16 में एसिड था ही नहीं, होता तो बनाते, होता तो बनाते, पागल नहीं है, कहेगा नहीं तो हम नहीं। सिर्फ पूरे FAR में सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है, मैंने आपको एडवांस में बताया हुआ है, वो है IAS 8। उस टॉपिक में कंपैरेटिव ना भी कहे तो हम बनाते हैं, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है अगर IAS 8 अप्लाई हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की, वगैरह वगैरह, चेंज इन इक्विटी 2 साल की बनाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा किसी टॉपिक के अंदर आपने जब तक कंपैरेटिव खुद ना कहे हमने नहीं बनाना, ठीक है। तो एक ही साल का नोट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले वर्किंग हो ही जाएगा सारा। तो वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, रेवोल्यूशनरी, ये तो ऐसे ही फारिग रहना है आज। चलो हाँ जी बच्चों, किस दिन खरीदा? यकम जनवरी 17। कितनी कॉस्ट थी? 1000 मिलियंस, ऊपर रुपीज इन मिलियंस लिखा हुआ है आपने। नेक्स्ट 31 दिसंबर 17, 31 17 से पहले एक हादसा हो गया। हादसा क्या? रीवैल्यू कर लिया एसेट को। इसका मतलब यकम अप्रैल 17 को रीवैल्यू हो रहा है ना, तो उस तक पहले इसको यूज करके डेप्सिट करके लाएं। रीवैल्यूएशन हो गई, इंपेयरमेंट हो गई, याद रखना पहले इस दिन तक एसेट को पहुंचाया जाता है डेप्रिशिएट करके, फिर ये काम होते हैं। रीवैल्यू करना है तब भी रीवैल्यूएशन के दिन पे पहुंचाएं एसेट को डेप्रिशिएट करके, फिर रीवैल्यू होगा। इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी, अगर किस इंपेयरमेंट भी साल के दरमियान में किस दिन हो सकती है, ऐसी बात नहीं है होने को। तो इंपेयरमेंट के दिन तक भी एसेट को पहुंचाना पड़ता है, फिर डेप्सिट करके पहुंचाएंगे, उसके बाद फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, ठीक है ना। और सही है। तो यकम अप्रैल 17 पर हमारा एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो वहां तक पहुंचाएं पहले डेप्रिशिएट करके। तो 31 मार्च लिख लें या यकम अप्रैल लिख लें, आपकी मर्जी है। क्या लिखना पसंद करेंगे? 31 मार्च लिखना पसंद करेंगे, ठीक है जी, जैसे तो आज ताड़ी मर्जी। 31 मार्च 17 तक डेप्रिशिएट करना है, तो 1000 कॉस्ट है, रेजल वैल्यू नील है। लाइफ कितनी बताई थी उन्होंने? 10 साल। ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है भाई, हमने सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो इंटू 3/12, आंसर 25, 975। लो जी, बुक वैल्यू आ गई बिफोर रीवैल्यूएशन। अब क्या करें? अपना काम, जिस दिन मर्जी होती रहे रीवैल्यूएशन, हमें क्या। तो यकम अप्रैल 17 एक लाइन खाली छोड़ दी, इसका मतलब यकम अप्रैल 17 ही होता है ना। आपने डेट कही थी 31 मार्च, मैंने वो लिख दी, फर्क क्या है जी। रीवैल्यूड अमाउंट जी, बोले देख लें सब सवाल में से, देख लें एक बार कितनी है जी। 1000 तुसी। दिल कर रहा है थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें आज। मैं सोच रहा हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस से भी रिवैल्यूएशन आज ही करवा दो। चलो वो कल से वैसे बहुत आसान काम है, मैं बताऊंगा अभी आपको। होमवर्क में भी कर सकते हैं आप लोग।
डर हो पढ़न तो ते जान जाती है ना, मतलब पढ़ने का शौक नहीं आप लोगों को, पास नहीं होना चाहते इस दफा में, बताएं। इनिया गल्लां ने ना आज तुसी दोवां दियां मुक नहीं रही, को हमें भी बताओ यार, हम भी एंजॉयमेंट करें थोड़ी सी। क्या मसला है, कौन सी ऐसे क्या मतलब बैनुल अक़वामी हालात पे तबसरा कर रहे हो? हफ्ते बाद मुलाकात हुई है, बाहर चले जाओ, मुलाकात करके आओ सही तरह से। क्लास शुरू हुई है, तुम लोगों ने बोलना शुरू किया, माइंड तो नहीं किया? नहीं तुम करो, मैं चाहता हूं तुम माइंड करो, कुछ गुस्सा करो और चुप करके बैठो। कहते नहीं माइंड नहीं किया, मतलब फिर बोलोगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस ले जी बच्चों, बैलेंसिंग फिगर आ गई 105 ले जी। अब इस एसेट ने आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएट होना है, कोई मसला नहीं है, उसूल वही है। डेट ना लिखा करें डेप्शन से पहले, ज़रा गलती हो जाती है लाइफ निकालने में। अब हमने किससे डेप्सिट करना है? 1000 तुसी को, और साथ में मैं भी नाल ही जाना है, पता है ना आपको, नशर भी साथ ही करना पड़ेगा। अब हमें चाहिए रीवैल्यूएशन के बाद, यानी कि 3 मौके ऐसे देखे हमने कि हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए होती है। पहले हमने देखा था चेंज इन एस्टीमेट आया था तो हमें रिमेनिंग लाइफ की जरूरत पड़ी थी, फिर रीवैल्यूएशन आया, आज तो इम्पेयरमेंट भी देख लिया आपने, ठीक है। तो बोले रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है? अब रीवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? 1/4/17 पे। एसेट खरीदा था हमने 1 जनवरी 17 पे, तो 3 महीने गुजरे थे। अब ओरिजिनल लाइफ थी 10 साल, 10 साल में से 3 निकल गए, 3/12 मतलब 0.25 ईयर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना है? 10 माइनस 0.25 9, पौने 10, साढ़े भी नहीं, पौने आ गया आज, ठीक है। तो 9.75 इज द रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो डिवाइड करेंगे 9 लेकिन मसला क्या है, ये पूरे साल की डेप्शन है। इन 9.75 से परेशान नहीं हो जाना कि ये शायद 9 महीने की डेप्शन खुद ब खुद निकल आई होगी, क्या मतलब? डिवाइड किया ईयर्स के साथ, तो ये पर ईयर समझाया था, याद है आपको पहली बार जब ये आया था, कि दोबारा समझाऊं? ये ईयर्स के साथ डिवाइड किया तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आई है। हमें तो यहाँ पर सिर्फ 9 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए, 3 महीने की पहले चार्ज हो चुकी है, तो इंटू 9/12 नशर 9.75 इंटू 9/12 जी 83 और 8। लो जी सवाल खत्म। ये था सवाल, अपना लेवल चेक किया आप लोगों ने, मतलब आपको मसला ही कोई नहीं होता ऐसी छोटी मोटी बातों से। 31 दिसंबर 17 और 31 दिसंबर 17, ये था जी मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन। अपने उसूलों पे कायम रहो, रिवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी होती रहे। चल भाई तू मिट जा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 एंट्रीज, 1 जनवरी 17 पहली एंट्री, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 1000 है मेरे ख्याल से, तो 1000 से। दूसरी एंट्री 31, अब देखो कितना ये किया हुआ काम दोबारा करवाई जा रहा है। ये नहीं कह रहे सर हम खुद कर आएंगे घर से, नहीं 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 नहीं, अब मैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 25। लो जी रीवैल्यूएशन अब आ गई। जिस दिन रीवैल्यूएशन होगी उस दिन 2 काम, पहली ट्रांसफर, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। तो ट्रांसफर के लिए यहां खड़े होकर देखा तो सिर्फ ये डेप्शन पड़ी थी, यहां से भी नजर आ रहा था, तो 1 अप्रैल लिख लेते हैं चले, 1/4/17 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 25 से, और जनाब प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। इतना आसान काम था ये? ऐसे सर आपने टाइम ज़ाया किया, आप तो टाइम पास कर रहे हैं असल में। आप असल में अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, वो आए नहीं इसलिए आप ये करवा रहे हैं, है ना।
कहीं जाओ, मैं तो गेम पाती स्टैंडर्ड पूरा पढ़ा दिया, बस रिवर्सल रह गया जी। उसके बाद ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आएगी 31 दिसंबर 17 में, बाकी 9 महीने की डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से। अब चू नक्का एसिड रीवैल्यू हो गया है, चना नचा, और हुआ भी क्या है, अपवर्ड रीवैल्यू, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी। अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है तो ट्रांसफर की एंट्री भी आएगी। तो वो एंट्री क्या होगी, 31 दिसंबर 17 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8 से। ऐप पे आ जाए सवाल नहीं, अभी नोट भी है। ठीक है, नोट बनाएं। कंपनी का नाम यूएल, उसामा है ना, यूएल है लिखा ब्रैकेट में, यूएल नहीं लिखा हो तो आप लिख लो यूएल। नोट्स टू द नोट, अच्छा चलो लिख लें, चलो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। नोट का कोई नंबर शंबर 9 कर दें जी। आपने भी 9 बोला? किसने? ये इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, ऐसे नहीं प्यार होता। हाँ जी, कल ही बताया भाई ने जी। क्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। समझ आ रही होगी आपको क्या लिखा हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग। अच्छा, अब एक मसला है, हमने एक उसूल बनाया था, अगर ईयर स्टार्ट पर रीवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, ईयर एंड पे हो तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। ये तो ना तितर है ना बटेर है जी। अब क्या करें, आधा तितर है आधा बटेर है, क्या करें, जो मर्जी करें। अब जो मर्जी करें, ध्यान से देखना पड़ेगा, मजबूरी है। अब आसानी अब मैं यहां पे नहीं दे सकता। चलो फिर भी मेरा मशवरा है कि पहले डेप्रिसिएशन लिख लो, क्योंकि 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी तो आनी है ना ओपनिंग के अंदर ऐड होने, तो जरा ब्रैकेट में जरा काम आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। बहरहाल जो मर्जी पहले लिख लो यहाँ पे, लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो पहले क्या लिख लो, डेप्रिसिएशन, क्योंकि कुछ तो यूज हुआ ना, कुछ यूज होके फिर रीवैल्यू हुआ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर, डिस्पोजल तो था नहीं, ऐसे ही लिखवाया आप लोगों ने। चलो डिस्पोजल और क्लोजिंग, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, और बाकी नीचे वाली चीजें आप लिख लिया करते हैं। सिर्फ खुशियां मत करो, बात है जो खुल के करो, लुक के क्यों कर दो गल्ला, सामने आके बात करो। कौन था सरगोशी जो कर रहा था, बताओ जरा। डर गया मैं क्या डराता हूँ यार आप लोगों को, क्या डराऊना हूँ यार। ले जी, 31 दिसंबर 17 का नोट है, तो यकम यानी 17 को ओपनिंग चाहिए, तो 31 दिसंबर 16 पे क्लोजिंग निकालेंगे। उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, नेरा ही नेरा है, तो क्लोजिंग 0 तो ओपनिंग भी 0 और इधर भी 0। फिर हुआ एडिशन, कितना, 1000 का। फिर क्या हुआ, ये एसेट 3 महीने डेप्रीशिएट हुआ कि ना हुआ। अब डेप्रीसिएशन के लिए मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं इसको 25 को, क्योंकि बेटा डेप्रीसिएशन सिर्फ ये नहीं है, ये 3 महीने की, ये 9 महीने की, मिलाकर पूरे साल की डेप्रीसिएशन यहां पे आनी है ना। क्या ख्याल है, समझ आती है बात की। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन का दिन आ गया। मुझे बताएं, अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे लिख दूं ये 25, तो आज तक कितना एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है, ये 25 का। तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के अंदर 31 मार्च तक कितना बैलेंस पड़ा है, ये 25। मैंने आर्धी तौर पे लिखा है, वैसे ब्रैकेट ही, ठीक है ना। तो 25 पड़ा है, इसको क्या कर दें, ट्रांसफर। तो 25 को यहां से निकालो, यहां पे लिख दो, और उसके बाद सरप्लस आया 105 का, वो रिकॉर्ड करो, डिस्पोजल था नहीं। ओके, उसके बाद जब ये रीवैल्यू हुआ तो मजीद 83 रुपए का डेप्रीशिएट हुआ। वर्किंग से डायरेक्ट भी देख सकते हो, चाहो तो घर पे देख लेना बेशक, ठीक है जी। मजीद डेप्रीशिएट कितना हुआ है, 83। अब यहां पे क्या बचेगा, टोटल 108, इसमें से 25 निकल जाएगा तो बाकी 83 बच जाएगा, ठीक है ना। ये समझ आई है बात।
ये डेप्शन हुआ, ये ट्रांसफर हो गया, तो बाकी कितना बचना है? 83 ही बचना है। मैंने इसलिए कहा पहले डेप्शन ही लिख लो, कुछ बेहतरी आ जाती है ओपनिंग के बाद। ओके जी, डिस्पोजल कोई नहीं है, बताओ जी। 1000 तुसी और वही 83 लो, ऐप है नोट। डिब्बा बनाना है, ये लो डिब्बा भी लो डिब्बा डालो केक। ओके, को मसला? व्हाट टॉक इज, इसको क्या हुआ है? अच्छा जी, आप ज़रा आएँ, थोड़ा सा थ्योरी अपने जो है ना वो अकाउंट में डालना शुरू करें। आज मैंने ये आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 दिया था पढ़ने के लिए, बोले ज़रा आप ज़रा आज ज़रा इंश्योर करें इसको, कोई रहता भी है तो। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। कैपिटल रेवेन्यू को मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए चलो मैं आपको भी नहीं देता हूँ। ये पेज 116 से काम शुरू हो रहा है, ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपने। 117 पूरा पढ़ना है, क्वेश्चंस हाईलाइट करने हैं, मुझसे पूछने, ठीक है? ये पढ़ते जाना है। इसको करवा दिया मैंने, नहीं ये नहीं करवाया, इसको भी छोड़ देंगे आप, इसको भी पेंडिंग करें, मैं खुद सवाल करवाऊंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, ये मैंने अभी पढ़ाना है आपको, ठीक है ना? तो पेज 116 से जो कहानी शुरू हुई है पढ़ने वाली, 17 पूरा हुआ और 18 में भी एंड तक बात हो गई। 19 पे जो चीज़ आ रही है वो पेंडिंग, उसकी एग्जाम्पल भी पेंडिंग। 20 पे जो चीज़ आ रही है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ाना है चूँकि, इसलिए ये भी पेंडिंग, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है ना? ध्यान से देख लो जो पढ़ के आना है, इसकी एग्जाम्पल भी पेंडिंग। उसके बाद ये मैंने रीड ऑनली पहले से दिया हुआ है, ठीक है? 121, 122, अब तो आगे भी पढ़ते जाना। 100 एग्जाम्पल से सिर्फ रीड कर लेना, कोई नई चीज़ तो नहीं, आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, ठीक है? और 100, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ानी थी तो मेरे से रह गई। थोड़ी ये स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। उस्ताद कुछ भूल भी जाता है, आपको बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। बुक रीडिंग बहुत अहम है। आपने किताब को पढ़ के देखा, हाँ ये चीज़ नज़र आ गई, चलो यार काम की चीज़ थी, आप सब खुद समझ से, सादा सी बात है, लिखी हुई है, मैंने करवाना है वैसे, लेकिन लेट्स से मैं भूल जाता, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला सफ़ा यहाँ तक आपने रीड करना है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, ठीक है? ओके, आगे ना जाएं, फिलहाल काफ़ी हो गया ये। तो अब मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करता हूँ, ये लाजमी पढ़ के आने हैं, सिर्फ रीड करना है, कुछ याद नहीं करना, जस्ट रीड करें। जो बात समझ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जो ना समझ आए कल मुझसे पूछना है आपने, ठीक है? कहाँ से शुरू हुआ काम, इधर देखें। 116 पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से मैंने शुरू किया है, पूरा 117 सफ़ा करना है आपने, पूरा 118 करना है आपने, 19 पेंडिंग, 20 पेंडिंग, इनकी एग्जाम्पल समेत ये मैंने करवाने हैं अभी, इसलिए पेंडिंग, ठीक है? 21 से फिर शुरू हुआ गया रीडिंग वाला काम, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं इसमें, एमसीक्यूज आ जाते हैं इसमें से, ठीक है? 121 पूरा रीड करना है, 122 भी पूरा रीड करना है, अब 123 पूरा रीड करना है। इनमें एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट एक दफ़ा रीड करना है, कोई सवाल नहीं करना, कोई मसला हो समझ ना आए निशान लगाना है, मुझसे पूछना है, ठीक है? 124, 25 तक, आगे मैंने 26 करवाया, यानी कि आपने फिलहाल 125 तक आना है। इसको सिर्फ लफ्ज ब लफ्ज पढ़ लेना, कोई चीज़ मिस ना हो इसमें से, ठीक है? मैंने ना अब एक आध दिन में इसके एमसीक्यूज करवाने हैं, किसी दिन आपको शाम, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन में एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी, आपकी नहीं, सिर्फ सैटरडे को तो मैंने दे दिया है FAR 2 वालों को, तो थर्सडे या फ्राइडे में से कोई एक दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो हम 2 बजे मिला करेंगे, 2 बजे से 4 बजे तक। उसमें हम कोई टेस्ट डिस्कशन रहती होगी वो कर लिया करेंगे, कोई MCQs रहते होंगे वो कर लिया करेंगे, मैं अपलोड भी कर दिया करूँगा, ठीक है? सही है, ताकि साथ साथ ये काम चले, ये ना हो एंड पे हमें जो है वो चीज़ें इकट्ठी हो जाएं और संडे ऑन करने पड़ रहे हो और डबल पढ़ाइयाँ कर, सुकून से चलते रहेंगे इंशाल्लाह एंड तक जो है वो, ताकि एक ही पेस रहे हमारी, ठीक है ना? ओके, तो ये आपने लाजमी पढ़ के आना है और इम्पेयरमेंट का होमवर्क करके आना है, और टेस्ट दिए बगैर कोई क्लास में आएगा तो बहुत बुरा हशर करूँगा उसका, मैं बता रहा हूँ, रोज़े ओवर हो चुके हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।